हेलो एवरीवन, दिस इज रेहान कुरैशी। हम लेकर आ गए हैं इस पीवाईक्यू सीरीज में एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। व्हाई? बिकॉज इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं बीते सालों में और इसको पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। ऐसे टॉपिक्स जिनको पढ़ने में कम समय लगता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं कहता हूं इनकी रन रेट बहुत ज्यादा है। मतलब तैयार करने में कम समय लगेगा मगर इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, लेंदी है, ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगेगा, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम आए, तो उनका रन रेट में कम मानता हूं। उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आइए और देखते हैं। हर साल 2000 हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस करेंगे एक ही जगह पर एक ही बार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2006 में ये आया था, AIPMT नाम हुआ करता था उस टाइम पे। इन दी सर्किट शोन इफ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, द करंट इन दी वायर विल बी। कितना करंट हो जाएगा वायर में और वो कहां से फ्लो करेगा। इसमें लिखा है द करंट इन दी वायर विल बी फ्लो फ्रॉम A टू B, फ्लो इन दी डायरेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ V, B0, फ्लो फ्रॉम B टू A। हमें निकालना है, करंट नहीं निकालना है क्योंकि उसके लिए तो V चाहिए। हमें निकालना है करंट कहां से कहां तक फ्लो करेगा, B से A करेगा या A से B करेगा। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। करंट कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। हमें बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है। अगर आप ध्यान देंगे सर्किट के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप का सर्किट है, ठीक है। यहां पॉइंट बी है, यहां पॉइंट ए है, ठीक है, यहां पॉइंट ए है। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। और इसमें बैटरी लगी हुई है, यहां वी की बैटरी इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, तो ये जो V डिवाइड होगा वो देखना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि देखो इसमें 4 ओम 4 ओम है, तो इसमें बराबर बराबर पोटेंशियल डिवाइड होगा। इस ब्रांच के अक्रॉस भी V वोल्ट्स है, इस ब्रांच के अक्रॉस भी V वोल्ट्स है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस अगर V वोल्ट्स और बराबर बराबर है तो V/2 और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V/2। वहीं नीचे वाली ब्रांच पर अगर आप चेक करोगे तो इसमें 1 ओम इधर और इधर 3 ओम है। तो इसमें किस तरीके से पोटेंशियल बटेगा कि 1:3 रेशियो में बटेगा, 1:3 रेशियो में बटेगा। तो यहां पर V/4 आ जाएगा और यहां 3V/4 आ जाएगा। यानी इसके अक्रॉस V/4 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस V/2 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब मान लो कि अगर यहां पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल V। अब आप देखोगे पोटेंशियल ऑफ A लिखोगे अगर तो वो आएगा यहां से लेकर यहां के बीच में V माइनस V/2, तो वो आ जाएगा V/2। पोटेंशियल ऑफ बी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां तो पोटेंशियल V है मगर यहां पर गए तो V कितना पोटेंशियल लॉस हो गया, V/4 हो गया। यानी ये आ गया 3V/4। अब V/2 और 3V/4 में कौन सा हायर पोटेंशियल और कौन सा लोअर पोटेंशियल? ये पोटेंशियल ज्यादा है तो ये हो जाएगा बेसिकली हायर पोटेंशियल और ये पोटेंशियल कम है तो ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा आ गया है हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट आ गया लोअर पोटेंशियल पे। तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा हायर टू लोअर पोटेंशियल पे, यानी B टू A। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आपको बनाना नहीं है, मैंने ये आपको समझाने के लिए बनाया। ये दिमाग में सोचना है, इसी डायग्राम को देख के सोचना है कि पोटेंशियल बटेगा आधा आधा V/2 और इसके अंदर जो है कम पोटेंशियल, क्योंकि कम है ना 1 ओम, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कम आएगा। तो अगर यहां पर V होगा तो यहां तक जाने में कम घटेगा और यहां ज्यादा घटेगा। यानी ये अभी भी हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा कंपैरेटिवली और करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कहता है? एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं यहां पे वो ये है कि जब पीवाईक्यू हमने किया, हम पीवाईक्यू करते क्यों हैं? क्योंकि हमें बेसिकली एग्जामिनर के दिमाग के अंदर का इंसाइट मिले कि ये जो पेपर बनाए जा रहे हैं पिछले 20 साल से, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले 20 साल का ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसकी थोड़ी साइकोलॉजी समझ में आती है। और एक पॉइंट जो मैं नोटिस किया ये पीपीटीज बनवाते वक्त और इन जनरल, वो ये है कि डिवाइसेस से बहुत सवाल आते हैं बेटा। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे इसके अंदर, एम वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनके भर भर के सवाल पड़े हुए हैं। तो वो पार्ट को आप छोड़कर मत जाना किसी भी तरीके से। देखो पहले तो हम करंट को समझते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिर हम रेजिस्टेंस को समझते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस करते हैं,
तरह तरह के सर्किट जो है बनाना सीखते हैं। केसीएल केवीएल आता है टू सॉल्व सर्किट, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। फिर आती है बैटरी, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बातें अपन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी सीखते हैं। देन कम्स डिवाइसेस, डिवाइसेस की गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर में, फिर पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये एंड वाला जो पार्ट है ये काफी हैवी है, मतलब इन दी टर्म्स ऑफ कि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसको छोड़कर मत जाइएगा। एक और जैसे एमीटर पे सवाल आ गया, और होते बहुत आसान है अगर आपको बेसिक फंडामेंटल इसके क्लियर हो जाए तो। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज 13 ओम, 13 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इट्स स्केल ग्रेजुएटेड फॉर करंट अप टू 100 एम्पियर, मतलब ग्रेजुएटेड अप टू 100 एम्पियर यानी मैक्सिमम रेंज जो है कितना ये जो है नाप सकता है, 100 एम्पियर तक नाप सकता है। आफ्टर एन एडिशनल शंट is connected to this ammeter, it becomes possible to measure currents up to 750 amperes by this meter. The value of shunt resistance is, value of shunt resistance निकाल लिए। अब जिसको सॉल्व करना आता है एमीटर, वैसे मैंने क्लास भी ली है, अगर आपको नहीं आता है, फॉर्मूले नहीं पता है, तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर की क्लास आप कर लीजिए, आपका जो है काम इजी हो जाएगा। एमीटर का तो है भाई 13 ओम है, इसको यहां पर गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट किया गया है। शंट में लगा लेता हूं, मान लो आर की, शंट में लगा लेता हूं आर की। पहले ये सिर्फ 100 एम्पियर करंट ही मेजर कर पा रहा था, अब मुझे कितना कराना है, अब मुझे कितना कराना है, न्यू रेंज जो है उन्होंने दी कि 750 एम्पियर्स हो जाए, तो 750 को आप ऐसे जो है लिख दिया करो। अब अगर 750 कराना है तो इसमें तो 100 एम्पियर्स ही जाएगा, यहां 750 माइनस 100 650 इसमें भेज दो। और फिर सिंपल सा एक रूल लगाना होता है कि ऊपर इस पैरेलल लूप में ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उतना ही नीचे भी पोटेंशियल डिफरेंस आए। जैसे नीचे कितना आएगा, 100 इंटू 13, 100 इंटू आई इंटू आर, तो 100 इंटू 13 नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, ऊपर का कितना है कि जब 750 भेजा तो नीचे तो 100 गया, ऊपर गया 650, तो 650 इंटू आर, 650 इंटू आर। बस ये एक इक्वेशन लिखी है हमने, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, ये इधर जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम। इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन लिखना ये कला है, वो सर्किट से आ जाती है, सर्किट स्टैंडर्ड सर्किट्स होते हैं, वो सीख लोगे। इसको ऐसे भी बोलते हैं हम, याद करवाने के लिए हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज ओल्ड रेंज, जो पुरानी रेंज थी उसकी, ऐसे याद रखो। 750 को हम मानते हैं कि न्यू रेंज, क्योंकि कन्वर्ट करके शंट लगा के हमें न्यू रेंज भेजनी है। तो न्यू रेंज को आप कैसे करोगे, ये जो करंट आता है ये होता है आई माइनस आई जी, मतलब जितना गैल्वेनोमीटर, इसमें एमीटर दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट किया हुआ है उसको, आई माइनस आई जी मतलब 750 न्यू रेंज, ये आई था, इसमें आई जी गया तो इसमें कितना गया, आई माइनस आई जी। जैसे इसमें 750 गया, इसमें अगर 100 गया तो इसमें गया कितना, 750 माइनस 100 यानी 650। इस तरीके से एक इक्वेशन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या देखते हैं। इन दिस सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर, यानी इसके अंदर 1 एम्पियर है, ठीक है साहब। When the point P and M are connected to a DC voltage source, बहुत बढ़िया। The potential difference between the point M and N, M एंड N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, बढ़िया सवाल। अब क्या करूं मैं, सबसे पहले देखो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे कुछ निकालने की कोशिश करता हूं। अगर इसके अंदर 1 एम्पियर जा रहा है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, यानी I कितना है 1 इंटू रजिस्टेंस 4, तो 4 वोल्ट हो गया। अब आप देखोगे ये P है, ये भी पॉइंट P है, ये भी पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट है ये M है, ये भी M है, यानी कि 4 वोल्ट अगर इस 4 ओम के अक्रॉस आया तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, और ये भी पॉइंट P है और ये भी पॉइंट M है, तो इस पूरी के अक्रॉस ही 4 वोल्ट होगा। तो ये 4 ओम के अंदर 1 एम्पियर देकर इन्होंने मुझे क्या किया, नीचे वाली ब्रांच के अक्रॉस पूरा जो है पोटेंशियल दे दिया है, विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब इसको इधर बना लो, अब इसको जब मैं इधर बनाऊंगा दिमाग में तो ऐसे बनाऊंगा कि ये 1 ओम है, ठीक है, यहां पर N पॉइंट है, और ये 0.5 लगे हुए हैं किसके अंदर, पैरेलल में, तो इसको सीधा 0.25 कर लो। ये P पॉइंट है, और यहां पर कितना है भैया जल्दी बताओ, M पॉइंट है, ठीक है। अब इसके पूरी के अक्रॉस कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है, ठीक है, 4 वोल्ट है। वो कैसे पता चला, हमने देखा कि ये पॉइंट भी तो P ही है, ये पॉइंट भी तो M ही है, तो P से M के बीच में, अगर इसकी में P से M के बीच में 4 वोल्ट आ रहा है तो इधर भी 4 वोल्ट आना चाहिए। अब यहां इसमें करंट निकाल लेंगे अपन, करंट क्यों निकालेंगे अभी बताता हूं। इसमें करंट निकाल लो, करंट कितना होता है भाई, करंट होता है I होता है V अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल है डिवाइडेड बाय R जितना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25, तो करंट कितना आया,
4 को 1.25 को मैं 5/4 भी लिख सकता हूं वैसे, तो 16/5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3.2 एम्पियर। ठीक है, ये करंट आ गया इस वाली ब्रांच के अंदर 3.2 एम्पियर। अब अगर मुझे M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू वही I इंटू आर। V इक्वल्स टू किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, जितना करंट उसमें जा रहा है इंटू आर, तो वो हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू आई कितना जा रहा है 3.2 इंटू 1 ओम, 1 ओम, तो ये 3.2 वोल्ट ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। मैं हर चीज ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, आपको नहीं करनी है, आपको दिमाग में सोचना है कि इस तरीके से अपन कर लेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। जैसे ही आया दिमाग में बनने लगा गैल्वेनोमीटर और इसको, ये 50 ओम रेजिस्टेंस है इसका, यानी मैं आरजी लिखता हूं 50 ओम। ठीक है, इसको 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है, अलोंग विद रेजिस्टेंस ऑफ 2950। तो एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है इसके साइड में, वो रेजिस्टेंस कितना है 2950, 2950 इसके अक्रॉस एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको बोल दो आर रेजिस्टेंस ओम। ठीक है, अब जब ऐसा सिस्टम है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, करंट निकाल सकते हैं इससे, करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। सर्किट के अंदर V तो है 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 प्लस 2950, बड़ा अच्छा सा आ गया ये, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3000 यानी 1 मिली एम्पियर आ गया, 1 मिली एम्पियर आ गया। अब जैसे ये 1 मिली एम्पियर आया तो ये बोल रहा है कि 1 मिली एम्पियर जो है वो 30 डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगा कि वो 0 से ये 30 डिविजन्स पे 1 मिली एम्पियर आ रहा है, 30 डिविजन्स पे 1 मिली एम्पियर आ रहा है। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिविजन्स द रेजिस्टेंस इन सीरीज शुड बी। अच्छा, अंग्रेजी समझो, अंग्रेजी समझ जाओगे तो बहुत सवाल आसान हो जाएगा कि अगर 1 मिली एम्पियर 30 डिविजन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो मुझे चाहिए 20 डिविजन्स का करंट, 20 डिविजन्स का करंट, तो उस 20 डिविजन्स के करंट के लिए मैं 2950 रेजिस्टेंस की जगह कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि मेरे को जो है 20 डिवीजन का ही करंट मिले। तो मैंने कहा अगर 1 मिली एम्पियर 30 डिवीजन के बराबर है तो इसका 2/3 मिली एम्पियर होगा 20 डिविजन्स के बराबर। सर ये क्या किया, कुछ नहीं, वही किया, अगर एक यूनिटरी मेथड लगाया, 1 मिली एम्पियर 30 डिवीजन दे रहा है तो 20 डिवीजन कितने देगा, 2/3 मिली एम्पियर देगा। अब देखो करंट इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है, तो मैंने कहा कि 2/3 मिली एम्पियर है, तो नीचे 1000 कर लेता हूं, मिली एम्पियर की बात चल रही है ना, और यहां पर V बाई आर क्या है कि 3 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट से R कितना हो जाएगा कि 50 तो है ही सही गैल्वेनोमीटर का, यहां ये बताना है मुझे कितना लगाऊं मैं, तो इसको मैं R लिख लेता हूं। अब इस इक्वेशन को, छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां पर इसको इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 100 प्लस R, 100 प्लस 2R, सॉरी 100 प्लस 2R, इसको इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा 9000। 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस कर दो इसमें से तो 8900, तो R की वैल्यू हो जाएगी 8900 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4450, ऐसा आ जाएगा। तो ये 4450 जब आ जाएगा हमारा तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो लिखना तो सिर्फ इतना सा ही था, मगर इसको लिखने के लिए आपको अपनी अंग्रेजी जो है थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है उनको इक्वेशन में बदलने को ही हम एक बहुत बड़ा जो है चीज मानते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मैथमेटिक्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। फिजिक्स तो बाद में आएगी, फिजिक्स तो भी सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा वो फिजिक्स है, बाकी कन्वर्ट करना जो कि लिखा हुआ है सवाल में, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को उसी में प्रॉब्लम होती है। और होता क्या है फिर वो हम फिजिक्स को जो है दुहाइयां देते हैं कि सर फिजिक्स बहुत खराब सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऐसा है, फिजिक्स बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, देखो ये करना मुश्किल थोड़ी, और ये किसने बताया हमें करना, फिजिक्स ने, मगर ये ऐसा होगा उसको हमने समझा लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इक्वेशन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू 2 ओम शोन इन दिस सर्किट। ठीक है, इसके अंदर से कितना जा रहा है भैया, 3 एम्पियर्स जा रहा है, 3 एम्पियर्स। द पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर।
बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इसमें 3 एम्पियर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, अगर मैं इसको ए और बी मान लूं, तो इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी ए बी कितना आ जाएगा कि आई आर बोले तो 2 इंटू 3 यानी 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स। यानी अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है और ये पॉइंट भी ए है, जब तक कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी नहीं आ रहा, तो हम सेम पॉइंट लिख सकते हैं। ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। ठीक है, अब इस वाली ब्रांच को कंसीडर करो कि भाई ये ए है, 1 ओम है, ये 5 ओम है, 1 ओम है और ये बी है, और वी ए बी मुझे पता चल गया कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट है। तो इसमें करंट पता चल जाएगा, इसमें करंट पता चल जाएगा। आई कितना आ जाएगा कि 6/1 + 5 यानी कि 1 एम्पियर, 6/6 1 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना था, बड़ी आसानी, पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रजिस्टर। तो ये 5 ओम के अंदर करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, यानी 1 स्क्वायर इंटू 5, यानी 5 वॉट की पावर डिसिपेट होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड? काफी आसान हो जाता है सवाल अगर हम बेसिक्स पे फोकस करें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohms पर मीटर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लो, 12 ohms पर मीटर, यानी 1 मीटर का तार लूंगा तो उसका 12 ओम होगा, इज बेंड टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इन्होंने एक सर्कल बनाया है, उसका जैसा वहां दिखाया हुआ है, इधर बना लेता हूं, ए और बी। तो इसकी रेडियस कितनी है भैया, रेडियस स्मॉल आर लेता हूं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि यहां से लेकर यहां तक इसको जोड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी होगी 10 सेंटीमीटर है तो 10 पाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर इंटू पाई, या मैं बोलूं इसको, अगर आर है तो आर के फॉर्म में चलने दो अभी, पाई आर होगी। सर पाई आर कैसे होगी कि भाई पूरी सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, तो अगर आधी लूंगा मैं तो 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर, ऊपर की भी लेंथ आ जाएगी पाई आर, नीचे की भी लेंथ आ जाएगी पाई आर आ जाएगी, दोनों की लेंथ। अगर 12 ओम पर मीटर रेजिस्टेंस है तो पाई आर का कितना रेजिस्टेंस है देख लेते हैं। तो पाई आर है 10 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना कि इतनी लेंथ है, इनटू क्या कर लो आप 12 कर लो, इनटू क्या कर लो आप 12 कर लो। क्यों? क्योंकि 1 मीटर का 12 ओम रेजिस्टेंस है, तो इतनी लेंथ का कितना होगा कि मल्टीप्लाइड बाय 12 ओम पर मीटर, इतना मीटर की लेंथ है हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो कटेगा, क्या आ जाएगा 1.2 पाई भाई 12/10 1.2 हो जाएगा, पाई है ही सही। तो यानी कि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस बेसिकली ये ऐसा हो गया है, ऊपर वाले का भी रेजिस्टेंस है, ये ए है ये बी है, दो पैरेलल में लगे हुए। ऊपर वाले का कितना है 1.2 पाई ओम रेजिस्टेंस, इसका भी 1.2, ये एक रेजिस्टेंस है ये दूसरा रेजिस्टेंस है, 1.2 पाई 1.2 पाई, इधर भी 1.2 पाई 1.2 पाई, तो इसका मतलब इनका आधा हो जाता है, आर और आर होता है तो r/2 हो जाता है, तो 1.2 पाई डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.6 पाई, यानी कि 0.6 पाई ओम। आंसर बी सही हो जाएगा। समझे गए यार? जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन दिस फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट इक्वेशन। तो इन्होंने क्या किया कि इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ बनाना चालू करते हैं। एक इक्वेशन तो इस लूप पे लिखी जा सकती है, एक इक्वेशन तो इस लूप पे लिखी जा सकती है, ठीक है, एक इक्वेशन इस लूप पे लिखी जा सकती है, एक इक्वेशन दोनों को इंक्लूड करके इस लूप में लिखी जा सकती है। एट मोस्ट 3 इक्वेशन लिख पाओगे, इसमें 3 इक्वेशन लिख पाओगे। तो पहले वाले लूप से स्टार्ट करते हैं, ये वाला लूप पहला, दूसरा, तीसरा, अगर मैच कर गया तो अपना काम बन जाएगा, एक ही इक्वेशन इनमें सही होगी, सिंगल करेक्ट जो है क्वेश्चन है। तो पहले वाले से लिखते हैं, चलो इधर से इधर आए तो एप्सिलॉन 1, फिर आई गया, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से I जा रहा है, यानी इस ब्रांच में जाएगा I प्लस I2, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अगर हम, तो -I प्लस I2 इंटू R, फिर घूमकर इधर आए, इस ब्रांच में कितना जा रहा है, I ही जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो -I R1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी KVL से इक्वेशन आ जाएगी। कोई मैच कर रही है क्या? पहली वाली को देखते हैं, E1 माइनस, यहां तक तो सही है, प्लस I1 R1 नहीं है, -I1 R1 आएगा, -I1 R1 आएगा, -I1 R1 नहीं, I ही आना चाहिए, इसमें तो I ही आ रहा है, तो ये तो गलत हो गई, इसमें तो I1 R1 लिखा हुआ और प्लस भी लिखा हुआ है, माइनस आना चाहिए, -I R1 आना चाहिए, -I R1 आना चाहिए।
ये क्वेश्चन के अंदर ये I1 था बेटा, ये I1 है, तो इसमें भी जो है I1 ही जाएगा, I नहीं है क्वेश्चन में, एक्चुअली फिगर में थोड़ी सी गलती, वहां I1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये I1। दूसरी वाली इक्वेशन पे गए, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यहां पे भी I1 है। फिर से देखो एक बार, इसमें फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है, जो मुझे याद आया, ये एक्चुअली I1 है, मिस प्रिंट हो चुका है, उसकी वजह से मेरी इक्वेशन ही गलत आ गई थी, फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर घुमाएंगे तो इधर से इधर आए तो एप्सिलॉन 1, फिर यहां से I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, यहां से जाएगा I1 प्लस I2, और इसमें भी जा रहा है कितना I1, इधर चला जाएगा I2, तो यहां से I1 प्लस I2 आएगा, I1 इधर चला जाएगा I2, फिर ये दोनों यहां पर मिलेंगे I2 और I1, और यहां पर I1 प्लस I2। अब सही है, तो एप्सिलॉन 1, फिर गए अपन इधर की साइड पे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इंटू R, फिर करंट की डायरेक्शन में माइनस I1 R1 माइनस I1 स्मॉल R1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ऐसी कोई इक्वेशन मैच कर रही है, ये तो प्लस हो गया तो गड़बड़ हो गई, माइनस भी है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप ये दोनों इक्वेशन भी नीचे वाले लूप से लिखने की कोशिश करो, ये इसमें दोनों है, इसका मतलब दोनों इंक्लूड करने वाला जो लूप है वो लिया है इन्होंने, दोनों इंक्लूड करने वाला लूप जो है वो लिया है। इसके अंदर जो है एप्सिलॉन 2 यानी E2 नीचे वाला लूप लिया है, मगर मोस्ट डेफिनेटली ये दोनों गलत होंगे, क्योंकि एक सही आंसर मिल गया है अपन को, तो इसको अपन आगे करके बढ़ जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। KVL लगाना था इसमें, क्या लगाना था, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम shows full deflection when a current of 1 ampere pass through it। बहुत ही बढ़िया है। तो देखो गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस है कितना है, कॉइल का रेजिस्टेंस 60 ओम। वैसे तो ये इसके अंदर ही होता है, बट हम जो है अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको बाहर बना लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ करंट पास 1 एम्पियर, इसमें में उसका पूरा डिफ्लेक्शन हो जाता है, फुल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, कि पूरा जीरो से लेकर जितनी मैक्सिमम लिमिट है 1 एम्पियर में खत्म हो गई, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर टू रीड करंट्स 5 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है, 5 एम्पियर कराना है आपको करंट, तो 5 एम्पियर भेजेंगे, तो इसके अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, ऐसा पूछा होगा कितना शंट रेजिस्टेंस है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पुटिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो इसको आर बोलते हैं अपन। अब देखो आप खुद सोचो, अगर इधर से 5 एम्पियर जा रहा है अंदर, उधर 1 एम्पियर ही भेज सकते हैं अपन फुल डिफ्लेक्शन के लिए, तो इधर मैं कितना भेजूंगा, 4 एम्पियर भेजूंगा, यानी 4 इंटू आर। अब ये पैरेलल लूप हो गया, तो 4 इंटू आर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 60, 1 इंटू 60। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर 1 इंटू 60, तो इसके अक्रॉस भी सेम होना चाहिए, तो 4 इंटू आर। तो भाई आर कितना आ गया भाई, 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 15। तो यानी पैरेलल में कितना जुड़ेगा, पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायग्राम याद है, इक्वेशन बन जा रही, बहुत आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF epsilon and internal resistance small r as a function of current। तो भाई वो होता है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। जब तक लिखा नहीं है तो चार्जिंग का केस हम नहीं मानते, और यहां पर लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली R। बहुत ही बढ़िया बात है। V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं और इसको कंपेयर करूं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि v और i में बनानी है, तो v तो बन गया y और i बन गया x, ठीक है, i बन गया x, क्योंकि मुझे जो ग्राफ बनाना है वो किस में बनाना है, v और i के अंदर। तो ये ऐसा ग्राफ बनकर आएगा, ऐसा ग्राफ बन के आएगा। अगर I जीरो कर दूं, अगर I जीरो कर दूं तो ये E से चालू होगा, E से चालू होगा, और स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव स्लोप आएगी। तो यहां अगर आप कंपेयर करोगे तो C तो आ रहा है E के बराबर, और यहां स्लोप जो आ रही है वो कितने की, अगर I x है तो माइनस आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्लोप तो हो जाएगी माइनस आर, और जो हमारा इंटरसेप्ट है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप हो जाएगी माइनस आर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब बारी बारी से, तो स्लोप हो जाएगी हमारी माइनस आर एंड इंटरसेप्ट हो जाएगा ई, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पोटेंशियोमीटर बहुत ही जो है बड़ा दिखने वाला सवाल है, बट इतना खास कॉन्सेप्ट वाइज है नहीं। यह आया था AIPMT प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे, PMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट,
तो उसके अभी प्री में आया था 2010 में ये सवाल। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर जब हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर तो ये केस बताया जाता है, तो उसके अंदर इजीली ये सॉल्व हो जाता है। देखो जिसको पता है पोटेंशियोमीटर, ये बोला जा रहा है पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट्स। तो जो फाई हम पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं वो यहां पर है के, बहुत ही बढ़िया। एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ। टू वे की जो है, ये जो की है, अगर ये स्विच्ड ऑफ है तो इसके अंदर 1 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। टू वे की अगर स्विच्ड ऑफ है तो द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2 अगर कनेक्ट की जाती है, अगर ये दोनों कनेक्ट करते हैं अपन तो, एंड 1 एंड 3 कनेक्ट करते हैं, तो लेंथ जो फाउंड होती है आर फाउंड टू बी L1 एंड L2। तो जब 2 कनेक्ट करते हैं, जब 2 कनेक्ट करते हैं, 1 एंड 2 कनेक्ट करते हैं सॉरी, तब तो L1 लेंथ मिलती है, मतलब ये वाला। और जब 1 एंड 3 कनेक्ट करते हैं, 1 एंड 3 कनेक्ट करते हैं तो L2 मिलती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 1 एंड 2 कनेक्ट करोगे तो यहां से ये और ये, यानी इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। मान लो कि ये सेकेंडरी सर्किट में कुछ करंट आई चल रहा था, मुझे नहीं पता कि सेकेंडरी सर्किट में कितना करंट चल रहा था, दिया हुआ है क्या, अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट, एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट, एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट। अच्छा, इसी के अंदर 1 एम्पियर चल रहा है, इसमें 1 एम्पियर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 1 एम्पियर इसी में चल रहा था, 1 एम्पियर इसी में चल रहा था क्योंकि एमीटर इसी में लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, I इंटू आर, यानी 1 इंटू आर, तो आर ही आ जाएगा क्योंकि 1 एमीटर 1 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, तो ये हो जाएगा फाई इंटू L1 के बराबर। क्योंकि ये L1 लेंथ से बैलेंस हो रहा है तो वो पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, यानी कि फाई इंटू L1, यानी आर की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई KL1, आर की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई KL1। फाइनली इसके अंदर हमें बताना है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ आर एंड एक्स, तो आर की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई KL1, तो या तो ये सही हो सकता है, ये गलत, ये KL2 माइनस L1 लिखा हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अब सीधा सीधा दो हमारे पास बचे, A होगा या फिर C होगा, अब इनमें से चेक करना है, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे, ठीक है। तो अब इस जगह, इस पेज पे जगह नहीं बची तो अगले पेज पे आते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि R इज इक्वल टू कितना हो गया KL1। अब जब मैं सोचो कि 1 और 3 ऐड करूंगा, 1 और 3 ऐड करूंगा तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कि सर 1 इंटू आर प्लस एक्स, और वो बैलेंस हो रहा है L2 लेंथ से तो उसकी वैल्यू KL2 होगी, बस हो गया काम अपना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, R प्लस x इज इक्वल टू KL2 है, तो R की वैल्यू रख दो यहां, KL1 प्लस x इज इक्वल टू KL2। x की वैल्यू कितनी आ गई, KL2 माइनस KL1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, KL2 माइनस L1। सिंपल काम हो गया है। तो यहां देख लो भाई, KL1 बिल्कुल सही है, KL2 माइनस L1, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये चीज कितनी आसानी से लिख पाओगे अगर आपको बेसिक फंडा पता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ L1। तो R के अक्रॉस जब कनेक्ट कर रहे थे इन दोनों को तो R के अक्रॉस देख रहे थे, R के अक्रॉस KL1, जब 3 से कनेक्ट कर रहे हो तो इन दोनों के अक्रॉस देख रहे हो, तो I R प्लस एक्स इज इक्वल टू KL2। ये दोनों चीजें लिख पाओगे तो इजीली आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। A galvanometer has a coil of resistance 100 ohm and gives full scale deflection for 30 milliamperes current. For 30 milliamperes current. A galvanometer coil has a 100 ohm resistance, तो इसका RG जो है बेटा वो तो हो जाएगा 100 ohm। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर, तो यहां पे जो IG करंट गया वो 30 मिली एम्पियर गया, बहुत अच्छी बात है। इफ इट वर्क्स एज अ वोल्ट मीटर फॉर 30 वोल्ट्स रेंज, ठीक है भाई साहब। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एडेड, देखो अभी तो जो है इसकी रेंज कम है, अभी इसकी रेंज कितनी है, IG इंटू RG। मैंने कहा कि मुझे रीड करना है कितना, 30 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस इसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाऊं कि पूरा का पूरा ये जो वोल्ट मीटर है वो रीड कर पाए, कितना रीड कर पाए, 30 वोल्ट्स। तो यानी कि 30 वोल्ट्स इज इक्वल टू आई कितना है, 30 मिली एम्पियर, यानी 1/1000 इंटू आर यानी 100 प्लस आर। ये हो गया आई,
ये हो गया I इंटू ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस R। तो इस R की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया R नेट, ऐसा लिख सकते हो आप। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। ये देख लो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 1000 को इधर भेज दो, 1000 को इधर भेज दिया, ये आ गया 100 प्लस R के बराबर, R इज इक्वल टू आ गया 900। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी 900। सर्किट को समझ जाओगे कि सर्किट को समझ गए अगर कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट 30 मिली एम्पियर जाता है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो इसकी जो है रेंज कम है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए मुझे एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। अब टोटल सेटअप जो है वो 30 वोल्ट्स की रेंज हो जाए उसकी, तो यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट्स होने लगे। 30 वोल्ट्स कैसे होगा, I इंटू आर। तो अब 30 तो उसका क्या है, करंट है जो इसमें जाता है 30 मिली एम्पियर, उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको जरूर चेंज कर सकते हैं। 100 प्लस आर कर लो, 100 प्लस आर 30 से 30 कटेगा, 1000 हो जाएगा, 900 आंसर आ जाएगा। इजीली एक लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ओके, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी जंक्शन पे अगर इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो इधर से I1 प्लस I2 जाना जरूरी है कि भाई I in जो है, समीशन ऑफ I in शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ I out। जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट बाहर निकलेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जितना चार्ज अंदर जा रहा है उतना चार्ज निकलना जरूरी है। यहां कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि यहां करंट चार्ज आता जा रहा है और स्टोर होता जा रहा है। यहां पर ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है जो चार्ज पैदा कर रहा है कि गया तो अंदर 2 एम्पियर है, निकला उधर से 4 एम्पियर है। अगर 2 एम्पियर अंदर गया तो 2 एम्पियर ही बाहर आएगा, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल सही है। किरचॉफ लूप लॉ फॉलो करता है एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी जब हम लिखवाते हैं तो ये पहली बात करवाते हैं कि आप लूप में घूम जाइए। केवीएल में हम क्या करते हैं, लूप में घूम जाइए कि इसने इतना पोटेंशियल दिया, फिर खर्चा पूरा जब सर्किट में घूम जाओगे तो टोटल जब आप लिखते हो तो इक्वल टू 0 करते हो, समीशन सारा कि भाई इतना बड़ा और फिर खर्चा होता गया कि -IR1 -IR2 इज इक्वल टू V। तो एनर्जी ही तो कंजर्व कर रहे हो उसके अंदर, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बोथ A एंड B आर करेक्ट आ जाएगा, बोथ A एंड B आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, moving on to the next question. A current 2 amperes flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. ठीक है, the same battery supplies a current of 0.5 amperes when connected across a 9 ohm resistor. अच्छा देखो, एक बैटरी मानो, नहीं पता इसका EMF E ले लो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता R ले लो। जब इसको लगाया 2 ओम के अबाउट, तो इसमें करंट कितना चलने लगा, 2 एम्पियर ही चलने लगा। तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू E स्मॉल r प्लस आर, ऐसे लिखते हैं अपन। तो इसमें एक इक्वेशन बन जाएगी 2E स्मॉल r प्लस 2, स्मॉल r प्लस 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये ऐसी बन गई। इसको अगर देखूं तो 2R प्लस 4 इज इक्वल टू E और R में एक इक्वेशन बन गई। दूसरी में वो कह रहा है कि जब 9 ओम जोड़ा तो 0.5, तो मैंने कहा 1/2 इज इक्वल टू E बाय स्मॉल r प्लस 9। क्या ये बात समझ में आ रही है कि इस 2 ओम को हटा के मैंने 9 ओम जब लगाया तो करंट की वैल्यू आई हाफ, करंट की वैल्यू आई हाफ। अब आप इसको देखो, ऐसे करो, R प्लस 9 इज इक्वल टू 2E R प्लस 9 इज इक्वल टू 2 E की वैल्यू ये रख देता हूं 2R प्लस 4। अब बस R की वैल्यू निकालनी है, R प्लस 9 इज इक्वल टू 4R प्लस 4। ऐसा हो जाएगा, 4 को, अच्छा 8 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 8 को उधर भेजो तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 8, इधर आ जाएगा 3R, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3R, यानी R इज इक्वल टू 1/3 ओम। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटा सा सर्किट, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, बूम, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a power dissipated in 9 ohm resistor in this circuit shown is 36 watt, 9 ohm के अंदर 36 watt जो है पावर डिसिपेट हो रही है। तो पूछा जा रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मेरे दिमाग में आएगा कि अगर मैं करंट निकाल लूं, यहां से करंट निकाल लूं अगर यहां से I, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू I, IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो भाई 9 ओम में पावर कितनी, 36 वॉट हो रही है। तो मैंने कहा कि I स्क्वायर R
इज इक्वल्स टू 36, यानी आई स्क्वायर इंटू 9 ओम इज इक्वल टू 36 वॉट, ऐसे पावर लिख सकते हैं अपन। तो इसके अंदर आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी कि इसमें माइनस तो लेते नहीं, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी इसके अंदर 2 एम्पियर जा रहा है। मतलब यहां अगर आई आया होगा तो वो बट कर 2 एम्पियर इसमें गया, 2 एम्पियर इसमें गया, और इसमें मान लो आई डैश गया, कितना गया, आई डैश। आपको ये पता होगा जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो किस रेशियो में होता है, इनवर्स रेशियो में होता है रेजिस्टेंस के पैरेलल के अंदर। अगर पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस है तो इनवर्स रेशियो में होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 एम्पियर जा रहा है, ये पता चल चुका है अपन को, इसमें 9 ओम है, तो इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का, आई इंटू आर, 2 इंटू 9 18 वोल्ट का। अगर 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, तो इसमें करंट कितना जाएगा कि सर इसमें आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3 एम्पियर। तो ये आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, यानी ऊपर जा रहा है 2 एम्पियर, नीचे जा रहा है 3 एम्पियर। अब देखो रेशियो, देखो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है ना, वैसे भी कर सकते थे कि भाई देखो 9:3 का रेशियो क्या है, 2:3 का 3:2 का रेशियो है, 3:2। तो ये आप उल्टा कर दो तो ऊपर 2 एम्पियर नीचे 3 एम्पियर, बहुत ही बढ़िया। जैसे यहां देखा कि इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो इधर से 5 एम्पियर आएगा, पक्का से इधर 5 एम्पियर गया होगा, यानी इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, यानी इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit shown in the figure, if the potential at a point A is taken to be 0, the potential at point B, तो हमें ये बता रखा है कि यहां से इसको 0 ले लिया है, V इक्वल्स टू 0 अगर मैं लिख दूं तो यहां से मुझे जाना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और B तक मुझे बताना है, B तक मुझे बताना है। तो यहां से मैं लिखना चालू करूंगा, एक बार मैं करंट देख लेता हूं। अगर इधर 1 एम्पियर जा रहा है और इधर 2 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब 1 एम्पियर इधर आया होगा, यानी इसमें 1 एम्पियर ऐसे चलेगा, ठीक है। अब मैं लिखना चालू करता हूं पोटेंशियल ए से, तो वी ए यहां से चला इधर गया तो माइनस से प्लस गया और बढ़ रहा है वहां पे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर गया इधर तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो ये आ जाएगा कितना, प्लस कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो ये आ जाएगा -2 2 वोल्ट की बैटरी इज इक्वल्स टू वीबी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वीबी हो जाएगा। वीए से वीबी तक मैं पहुंच गया। अब बोल रखा है कि वीए की वैल्यू कितनी है, 0 मान लो, तो ये 0 +1 +2 -2 इज इक्वल्स टू वीबी, +2 -2 कैंसिल, वीबी की वैल्यू इक्वल्स टू +1, खत्म हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस S, ठीक है, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज्ड, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द अरेंजमेंट इज। अंग्रेजी का सवाल है ये, फिजिक्स तो बहुत कम लग रही है इसमें। देखो क्या बोल रहा है वो, कि गैल्वेनोमीटर था, ठीक है भाई साहब, और इसके अंदर कुछ करंट चल रहा होगा, इसके अंदर कुछ करंट चल रहा होगा कि भाई आई करंट चल रहा था, आई करंट चल रहा था। अगर V की बैटरी तो I इज इक्वल टू V/R, जो कि पहले था V/G, ये मेन करंट था। अब क्या हुआ कि इसको शंट कर दिया किसी S से, ठीक है। तो जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, इसका तो रेजिस्टेंस था वो G ही था, इसका रेजिस्टेंस R जो G जो दे रखा है वो कैपिटल G ही दे रखा है। जब आप शंट कर देते हो तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट जो है रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कम हुआ होगा सर्किट का तो करंट बढ़ गया होगा, शूट कर गया होगा। मगर उसने कहा कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस फिर जोड़ दें हम, इसको X मान लेता हूं मैं, कि वही करंट आ जाए, वही करंट आ जाए वापस से। तो वही करंट आने के लिए तो ये तो चेंज हो नहीं रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस टोटल कितना था कि G था सर। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस भी कितना आ जाए, वापस से G आ जाएगा, तो मेन करंट जो पहले चल रहा था वो अनचेंज्ड रहेगा। बस इतनी सी बात समझनी है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का
जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी जी होना चाहिए। तो अब ये अगर दिमाग में बात आ गई तो खट से काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब देखो कि इस इन दोनों का क्या है शंट के बाद कि भाई ये पैरेलल में जुड़े तो जी इंटू एस, ऐसी है ना, हाँ ऐसी है, जी प्लस एस प्लस सीरीज में जुड़ा है एक्स इज इक्वल्स टू जी ही आना चाहिए। इससे x की जो वैल्यू आ रही है वो निकाल लो। तो मैंने कहा x की वैल्यू को इधर ही रहने दो, g माइनस जी एस डिवाइडेड बाय जी, अरे डिवाइडेड बाय इधर है g प्लस एस। मैंने कहा x इज इक्वल टू जी कॉमन निकालो, ये आ जाएगा 1 माइनस एस बाय जी प्लस एस, ऐसा आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू जी कॉमन है, यहां पर ब्रैकेट में आएगा तो g प्लस एस, इधर आएगा g प्लस एस माइनस एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कितना आया, x इज इक्वल टू एस एस कैंसिल हो चुका है, तो यानी कि g स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय g प्लस एस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो जो कहना चाह रहा है वो सही से हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते। जैसे पोयम होती है, पेंटिंग होती है, इनकी इंटरप्रिटेशंस होती है। आर्ट के साथ ये है कि आर्ट के साथ ये है कि उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, उनको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं है, हमें सही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तभी हम सही सिचुएशन को जान पाएंगे और सही इक्वेशंस निकाल पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ रिंग। यह है 2012 का सवाल। अ रिंग इज मेड ऑफ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस आर नॉट 12 ओम। तो एक रिंग है, उसका पूरा रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है, ठीक है। 12 ओम के वायर से बनी है रिंग। Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these points equals to 8/3। इस पूरे रिंग का 12 ओम था। अब कहीं इन्होंने पॉइंट्स लगा दिए, ऐसे पॉइंट लगा दिए, मतलब पॉइंट्स पे इन्होंने एक दूसरा वायर ऐसे जोड़ दिया। इसका मतलब ऊपर लेंथ L1 आई, नीचे लेंथ L2 आई। अब मुझे नहीं पता L1 L2 के बीच में क्या रेशियो है, मुझे पता क्या है वो देखता हूं मैं। अगर टोटल का 12 ओम था तो मैं बोलता हूं इसका हो सकता है x ओम हो। अगर इसका x ओम हो तो इसका कितना होगा? 12 माइनस एक्स होगा। अरे पूरे जब सर्किल का 12 है तो अगर ऊपर वाले का रेजिस्टेंस x होगा तो नीचे वाले का डेफिनेटली 12 माइनस एक्स होगा। और दोनों को ऐसे पैरेलल में जब लगा लेंगे अपन, ऐसे अब तो पैरेलल में लग गए ना ये ए और बी, तो एक का अगर x है और दूसरे का 12 माइनस एक्स है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 8/3। ये अपन को पता है। L1 L2 की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से 8/3 आ रहा है। तो अगर ये और ये पैरेलल में लगे तो पैरेलल में क्या होता है? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहां पर करेंगे x इंटू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 8/3, ऐसा। तो ये x x यहां तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर ये क्या होगा? 3 को इधर भेजो, 3x 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 को इधर भेजो, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि यहां से आप कैंसिल कर सकते हो, ये तो ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 32। तो यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। यहां पे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x आइदर 8 और माइनस 4, तो हम प्लस वाली वैल्यू उठा लेंगे, यानी कि ऊपर 8 ओम है और 12 माइनस एक्स ये 4 ओम है। और वैसे आपको अगर मैं देखूं, यहां पर मैं देखूं तो L1 छोटा लग रहा है, L2 बड़ा लग रहा है। तो एक 8 है और एक 4 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा और ये 8 होगा। अब L1 L2 के रेशियो से ये 4 और 8 का रेशियो क्यों कॉमन होता है? क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो L बाई ए। तो रो और क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है, यानी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर R1 बाई R2 जो होगा वही तो L1 बाई L2 भी होगा। और R1 बाई R2 कितना है? 4 और 8, तभी तो ये L1 बाई L2 का जो रेशियो आएगा वो भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहां ऑप्शन आ जाएगा L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू 1/2।
तो इस टाइप के सवाल आते हैं। बेसिक्स क्लियर है, आपने पढ़ लिया है अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इजीली आकर यहां पर हमारे साथ सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने 15 से 20 सवाल उठाए। एक्चुअली एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, बट हां, अब हम क्या करेंगे कि ये पार्ट 1 है, ऐसे 2-3 पार्ट्स लेकर आएंगे जिसके अंदर हम पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस कर सकें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी क्वेश्चंस। नहीं आए पीछे करके देखिए, नहीं आए नीचे कमेंट करिए, उसमें भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।